परिवार, परिचय और जन्म। एक आदिवासी ग्राम भावरा के अधनंगे आदिवासी बालक मिलकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। किसी बालक के पास फुलझड़ियां थी, किसी के पास पटाखे थे और किसी के पास महताब की माचिस। बालक चंद्रशेखर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वह तो खड़ा खड़ा अपने साथियों को खुशियां मनाते हुए देख रहा था। जिस बालक के पास महताब की माचिस थी, वह उसमें से एक तीली निकालता और उसके छोर को पकड़कर डरते डरते उसे माचिस से रगड़ता, और जब रंगीन रोशनी निकलती तो डरकर उस तीली को जमीन पर फेंक देता था। बालक चंद्रशेखर से यह देखा नहीं गया और वह बोला, तुम डर के मारे एक तीली जलाकर भी अपने हाथ में पकड़े नहीं रह सकते? मैं सारी तीलियों को एक साथ जलाकर उन्हें हाथ में पकड़े रह सकता हूं। जिस बालक के पास महताब की माचिस थी, उसने वह चंद्रशेखर के हाथ में दे दी और कहा, जो कुछ भी कहा है वह करके दिखाओ, तब जानूं। बालक चंद्रशेखर ने माचिस की सारी तीलियां निकालकर अपने हाथ में ले ली। वे तीलियां उल्टी सीधी रखी हुई थी, अर्थात कुछ तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की तरफ भी था। उसने तीलियों की गड्डी माचिस से रगड़ी। भक करके सारी तीलियां जल उठी। जिन तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की ओर था, वे भी जलकर चंद्रशेखर की हथेली को जलाने लगी। असहनीय जलन होने पर भी चंद्रशेखर ने तीलियों को उस समय तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी रंगीन रोशनी समाप्त नहीं हो गई। जब उसने तीलियां फेंक दी तो साथियों ने बोला, देखो, हथेली जल जाने पर भी मैंने तीलियां नहीं छोड़ी। उसके साथियों ने देखा कि चंद्रशेखर की हथेली काफी जल गई थी और बड़े बड़े फफोले उठ आए थे। कुछ लड़के दौड़ते हुए उसकी माँ के पास घटना की खबर देने के लिए जा पहुंचे। उसकी माँ घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। चंद्रशेखर के पिता पंडित सीताराम तिवारी बाहर के कमरे में थे। उन्होंने बालकों से घटना का ब्यौरा सुना और वे घटना स्थल की ओर लपके। बालक चंद्रशेखर ने अपने पिताजी को आते हुए देखा तो वह जंगल की तरफ भाग गया। उसने सोचा कि पिताजी अब उसकी पिटाई करेंगे। 3 दिन तक वह जंगल में ही रहा। एक दिन खोजती हुई उसकी माँ उसे घर ले आई। उसने यह आश्वासन दिया कि तेरे पिताजी तेरे से कुछ भी नहीं कहेंगे। इस अदम्य साहसी पंडित चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक आदिवासी ग्राम भावरा में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। तिवारी दंपति उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के रहने वाले थे। पंडित सीताराम तिवारी अत्यंत शालीन, ईमानदार और धार्मिक उसूलों और मान्यताओं को कट्टरता से पालन करने वाले इंसान थे। जैसा कि सामान्य रूप से देखा सुना जाता है, ईमानदार और संस्कारवान व्यक्ति को गरीबी में जीवन गुजारना पड़ता है। वे अपनी गरीबी में ही खुश और संतुष्ट रहते थे। वे इहलोक के सुख और विलासिता की चाह ना करके परलोक सुधारने की राह पर जीते थे और इसी अवस्था में संतोष करते हुए परलोकगामी हो जाते हैं। ऐसे आदर्शवान लोग गरीबी में जीकर अपनी संतान को जो अच्छा संस्कार दे जाते हैं, उसकी वजह से संतान के नाम के साथ उनका नाम भी इतिहास के पृष्ठों में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। पंडित सीताराम तिवारी की राष्ट्रभक्त संतान चंद्रशेखर आजाद अब राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से युवा के रूप में क्षितिज पर छाए, तब लोगों का ध्यान उनके माता पिता, परिवार, खानदानी लोगों और जन्म स्थान की ओर गया। चंद्रशेखर आजाद के परिवार और बचपन के बारे में जानकारी एकत्र करने वालों ने ग्राम बदरका और भावरा में जा जाकर सीताराम तिवारी के बारे में जो जानकारियां जुटाई, उसके अनुसार सीताराम कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण थे। वे जन्म और धर्म से ब्राह्मण थे, परंतु उन्होंने पंडिताई को पेशे के रूप में न अपनाकर शारीरिक श्रम से जीविकापार्जन करने को प्राधान्यता दी थी। इसलिए शरीर बलिष्ठ और गठीला था। उनके बदरका के जानकारों के अनुसार वे अत्यंत स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ थे। निर्धनता के साथ दिन गुजारने के बावजूद क्या मजाल कि नाक पर मक्खी बैठने दी हो, उसूल के खिलाफ किसी की बात सुनी या मानी हो।
यह भी जानने में आया था कि तिवारी जी का पैतृक घर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में था। वह कानपुर जिला छोड़कर बदरका में किशोरावस्था और युवावस्था के बीच के दोनों में आकर रहने लगे थे। वही जीविकापार्जन करने लगे थे। कानपुर फिर कभी लौटकर ना गए थे। अतः इस बात का लोगों को पता ना चल सका कि कानपुर में कहाँ और किस क्षेत्र में उनका पैतृक घर था। उनका यौवन उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के बदरका में ही बीता। पंडित सीताराम के जानकारों के अनुसार युवावस्था की सीढ़ियां चढ़ने के बाद स्वावलंबी तिवारी जी का विवाह उनके समकक्ष हैसियत के एक परिवार में हुआ। यह उनका पहला विवाह था। विवाह तो किसी शुभेच्छा ने करा दिया था, पर ससुराल वालों को जब इस बात की पूरी तहकीकात हुई थी कि उनका अपने पैतृक घर कुटुंब कानपुर के लोगों से कोई संबंध नहीं रह गया, वे वहां से कुछ पैतृक संपत्ति लेने के इच्छुक नहीं, तो ससुराल वालों ने अपनी पुत्री की विदाई के मामले में हिला हवाली की। यह हिला हवाली इस बात के दबाव हेतु था कि वे कानपुर जाकर पैतृक संपत्ति में हिस्सा लें। ऐसे दबाव इसलिए थे कि उनकी आर्थिक अवस्था स्थिर हो जाए, ताकि उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में उनका दामाद आराम से रख सके। सीताराम तिवारी उसूल वाले स्वभाव के थे। वे इस बात के लिए डट गए कि उन्होंने अपनी पूरी स्थिति बताकर विवाह किया है। ससुराल वाले कुछ और की इच्छा करते हैं तो वे उसके लिए तैयार नहीं। कुछ दिन बाद इसी तरह की खींचातानी चली। तिवारी जी झुकने वाले इंसान थे नहीं। परिणाम यह हुआ कि मामला जहां का तहां अटक कर रह गया। स्वावलंबी कमाऊ और अच्छे गोत्र वाले सीताराम तिवारी के लिए एक अन्य परिवार से रिश्ता आया। तिवारी जी ने स्वीकार कर लिया। आनन फानन में विवाह संपन्न हुआ। तिवारी जी की गृहस्थी बसी, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। इस संसार में आने वाली संतान चंद्रशेखर आजाद की माता कहलाने का गौरव जगरानी देवी के भाग्य में लिखा था। पंडित सीताराम की दूसरी पत्नी विवाह के कुछ समय बाद ही किसी असाध्य रोग का शिकार बनी और इस संसार से चल बसी। तिवारी जी की पहली पत्नी के देवयोग से निधन के बाद विधुर जीवन बिताने का समय ज्यादा दिनों ना रहा। बदरका के चंदनमन खेरा गांव से नए विवाह का रिश्ता आया। विवाह संपन्न हुआ। इस पत्नी का नाम जगरानी देवी था। जगरानी देवी के भाग्य में ही चंद्रशेखर आजाद की माता बनने का सौभाग्य लिखा था। मगर अभी विधाता पति पत्नी को कोई आजमाइशों में आजमाना चाहते थे। आजमाइश में कसकर जगरानी देवी को चंद्रशेखर आजाद की सौभाग्यवती माता और सीताराम तिवारी को सौभाग्यशाली पिता बनाना चाहता था। उसने आजमाइशी लेना शुरू की। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद ही जगरानी देवी गर्भ से हुई। गर्भ के दिन पूर्ण हुए। जगरानी देवी प्रसव वेदना से हुई। पहले बच्चे का जन्म हुआ। जन्म देने वाला बच्चा शारीरिक रूप से इतना कमजोर था कि जन्म लेने के कुछ समय बाद ही काल के गाल में चला गया। पति पत्नी का दुखी होना स्वाभाविक था। वे कई दिनों तक दुखी रहे, पर धैर्यवान और ईश्वर पर पूर्ण आस्थावान पंडित सीताराम तिवारी ने ईश्वर की सद इच्छा मान उसे दुख को सहन कर लिया। कुछ समय बाद जगरानी देवी पुनः गर्भ से हुई। पहले बच्चे के जन्म के समय शारीरिक रूप से कमजोर होने और निधन हो जाने के बाद अड़ोस पड़ोस की अनुभवी स्त्रियों ने जगरानी देवी को सलाह दी थी कि स्त्री जब गर्भ से हो तो जरूरी है कि वह पौष्टिक और भरपेट भोजन ले। यह जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ही आवश्यक है। स्त्री के पेट में जब भ्रूण विकसित हो रहा हो तो उसके हिस्से का खाना खुराक भी तो लेना आवश्यक है। सलाह उचित थी, पर दूसरा गर्भ धारण करने के कुछ समय बाद दैवयोग से हालत यह हो गई थी कि पति को बदरका में मेहनत मजदूरी मिलनी भी भारी हो गई थी। नतीजे में एक दो वक्त बगैर चूल्हा जले ही रहना होता था। यह हालत इस वजह से हुई थी क्योंकि उस समय उस क्षेत्र के ही नहीं आस पड़ोस के कई इलाकों में वर्षा न होने से अकाल की स्थिति हो गई थी। जो खुद के किसान थे उन पर ज्यादा असर ना पड़ा था, पर जो अन्य किसानों की खेती में मेहनत मजदूरी करते थे उनके लिए कोई काम नहीं रह गया था। वह सन 1901 ईस्वी का समय था।
ऐसे समय में अच्छे संयोग से पंडित सीताराम तिवारी के एक संबंधी विवाह का निमंत्रण देने बैलगाड़ी से बदरका आए। उस समय घोड़ा या बैलगाड़ी से ही दूर दराज की यात्राएं आम लोगों के यातायात के साधन थे। सीताराम तिवारी के उन संबंधी का नाम हजारी लाल था। वे निकट के संबंधी थे, संपन्न थे, रियासत अलीराजपुर में रहा करते थे। विवाह का निमंत्रण देने गाड़ीवान के अलावा 2 कारिंदियों के साथ आए थे।